Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But primarily it's going to be a mutual funds and matters related with them. The number to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. We repeat that today's program is primarily on mutual funds and matters related with them. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल पूछने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश, थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Prime Minister Narendra Modi expresses satisfaction that the culture of digital payments is growing in the country. Country's crude oil import bill nearly doubles to $119 billion in the last fiscal. And ICICI Bank's fourth quarter net profit jumps 59% to 7,019 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की विकसित होती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। पिछले वित्त वर्ष में देश में कच्चे तेल के आयात का खर्च लगभग दोगुना होकर 119 अरब डॉलर तक पहुंचा और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध लाभ 59% बढ़कर 7,019 करोड़ रुपए हुआ। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। पिछले महीने यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई की चर्चा की, जहां स्थानीय लोगों ने गंदे तालाब के कायाकल्प में मदद की है। धीरेन्द्र, अभी हम चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे डिजिटल लेन देन की और यूपीआई जिस तरीके से पॉपुलर हुआ है जी, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर जो असर, एक तो ये दिख रहा है कि जो काफी बड़ा सा एक ब्लैक पार्ट था वो भी शायद अब व्हाइट होने लगा है। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी चीज क्या हुआ है कि पहले लोग बैंकिंग सुविधा में बहुत बड़ी भागीदारी बढ़ी है। जब शुरुआत हुई थी जनधन स्कीम की और उसका ये सब अगर बहुत 4-5 चीजों को अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे कि जनधन स्कीम का होना, यूपीआई का होना, यूपीआई को पॉपुलर करने के लिए ये जो बहुत सारे फिनटेक्स हैं उनका इस्तेमाल होना, आधार की वजह से लोगों की भागीदारी आसानी से हो जाना, तो इन सब चीजों को जब आप जोड़ के देखेंगे तो एक तो हमारे यहाँ लेजिटिमेट इकोनॉमी या जो कैश का इकोनॉमी है वो स्केल डाउन हो रहा है, वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसके वजह से हमारे यहाँ ब्लैक मनी कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसके वजह से बहुत सारा पार्ट जो कि हमारा इनफॉर्मल है
वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहा है और बैंकों के जरिए वो कारोबार हो रहा है। और इसका एक बड़ा असर ये है कि बिल्कुल न्यूनतम वर्ग के लोग भी ऑफिशियल और फॉर्मल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में आ पाए। Okay. Joining us from Mumbai is Sachin. Sachin, we welcome you. हेलो सर। Hello, Sachin. Please ask your question. सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मेरा रिडेम्पशन से रिलेटेड एक क्वेरी है। जी जी सर, मैंने 30 मार्च को टोटल 5 फंड से रिडेम्पशन किया था। उसमें से एक ये लिक्विड फंड था और बाकी रेगुलर फंड थे। और जो लिक्विड फंड का जो पैसा था वो इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट डे क्रेडिट हो गया जी। और बाकी 4 फंड के जो पैसे थे ना वो 4 दिन के बाद आ गए। बाकी सारे इक्विटी फंड से या डेट फंड से? हाँ, अलग अलग फंड से जी। इक्विटी फंड से जी। तो वो मेरा टैक्स के हिसाब से कौन से ईयर में कंसीडर होगा? रिडेम्पशन डेट कंसीडर करेंगे या क्रेडिट डेट करेंगे? नहीं, आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट आएगा और देखिए ये जो ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन है, बैंक के खाते में आपका पैसा कब आता है इसके आधार नहीं देना होता है। आपने अपना रिडेम्पशन दिया और उस दिन 31 मार्च के दाम पे ही रिडेम्पशन हुआ है, उसका पैसा आपको 3 दिन के बाद मिला है। उसी तरह से जब आप फंड में पैसा लगाते हैं तब भी वो T+2 होता है। तो ये आपका रिडेम्पशन 31 मार्च का माना जाएगा। आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए और अकाउंट स्टेटमेंट में आपको दिखेगा कि 31 मार्च के रिडेम्पशन के NAV पे ही आपका रिडेम्पशन प्रोसेस हुआ है। पैसा भले ही 2-3 दिन के बाद आपके खाते में आया है। जयपुर से हैं अगले कॉलर जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर, मल्टी कैप में और मिड कैप में क्या अंतर है सर? फंड में का जो फ्रेमवर्क है, जो सेबी ने बताया है कि इन फंड को कम से कम 25% पैसा अपना लार्ज कैप में, कम से कम मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में लगाना होता है। और मिड कैप फंड में अनिवार्य है कि 60% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगाओ। मिड कैप का डेफिनेशन ये है कि हमारे यहाँ सेबी ने स्पेसिफाई किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी हैं। और पहली 100 बड़ी कंपनियां भारत की वो लार्ज कैप हैं, उससे अगली 200 कंपनियां मिड कैप हैं और उससे नीचे जितनी भी छोटी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप है। वो 2-3 हजार कंपनियां हैं जिनमें की फंड लगा सकते हैं और वो स्मॉल कैप मानी जाती है। तो 101 नंबर वाली कंपनी से लेकर के 300 नंबर वाली कंपनी जो कैपिटलाइजेशन के आधार पे इस यूनिवर्स में कम से कम 60% पैसा लगाना मिड कैप फंड के लिए ये अनिवार्य है। Okay. We are taking calls from our listeners on mutual funds and matters related with them. So you can call us direct, and Dhirendra Kumar, mutual fund expert, is with us. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. Dhirendra, despite the fall in return, do you think the short duration funds are well equipped to handle the uncertain market environment? Yes, the short duration fund has been, able to, as we are anticipating that interest rates might go up. And, okay, first and foremost, I'm asking you this question that you are asking this in the context of short duration debt fund? Yes. Okay. Short duration debt funds, they have lower maturity, shorter duration, and they are least vulnerable to interest rates going up. So you will have, as we are anticipating that interest rate going up is a matter of time, and that is when debt funds lose ground, and these funds are least vulnerable. Okay. धीरेन्द्र जी, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट हमेशा मतलब अभी 60 तक पहुंच जाता है, 60,000 तक, फिर 2-4 हजार गिर जाता है और मतलब ऑलमोस्ट 55 के ऊपर बना रहता है, फिर वहां तक पहुंचता है और ये रेंज बाउंड एक चल रहा है कुछ समय से। इस हालत में जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे, वो 5,000 रुपए का SIP करने वाले, 3,000 रुपए का SIP करने वाले, उनके लिए कुछ खास सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सलाह देना चाहूंगा कि ये जो बाजार का रुख है, ऐसी स्थिति में इससे घबराइए मत
और ये एक जरूरी इम्पोर्टेंट चेक है कि अगर इस जो पैसा आप लगा रहे हो उसकी 4-5 साल तक जरूरत नहीं हो तो निश्चिंता से लगाते रहिए। अगर 2-3 साल में इसकी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपना पैसा थोड़ा निकालना भी शुरू कर दीजिए। आखिरी दिन तक आप इंतजार मत कीजिए। और दूसरा चीज की जिस वजह से ये बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, ये अगर पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो भारतीय बाजार सबसे ज्यादा स्टेबल साबित हुआ है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि बाजार के लगातार बढ़ने का ये बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक तो हम एक बहुत अनएक्सपेक्टेड पैंडेमिक के बीच में से हम निकल रहे हैं, जिस समय कारोबार का आउटलुक बहुत ही ग्रिम हो गया था। उसके बाद उससे हम निकल ही रहे हैं और ये इकोनॉमिक मोमेंटम आया ही है। तब तक एक बार दोबारा इसकी आशंका दोबारा हो गई है। फिर उसके बाद हम ये इस युद्ध के वजह से, इस रशियन युद्ध की वजह से जिस तरह का सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई का असर देखा जा रहा है और भारतीय बाजार उससे बहुत बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार को मैं रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल मानूंगा। अगर इसकी दुनिया के किसी भी बाजार से आप इसकी तुलना करें तो भारतीय बाजार सबसे ज्यादा रिजिलियंट लग रहा है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से आशीष। आशीष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग। I just wanted to ask Virendra about this active fund and passive fund. In developed market, it is more about a passive fund investing rather than an active fund. Thus, and countries like India, where we are more into active fund rather than a passive fund. So, what is your thinking? In future, it will be more like how it is happening in the developed market, or a change you foresee? Yeah. It's a matter of time. When we have, active management, passive management succeeds when we have large number of, professional investors, institutional investors who dominate the market. India is still quite some time off from there. If you look at in India, if you look at the complexion of the ownership of stocks, it is still dominantly held by the owners, the promoters. Promoters still own a very sizable part and they have the controlling interest in a substantial part of our investable universe, including government companies. Then comes, the domestic investors and foreign investors and individual investors. When I look at their allocation, foreigners are beginning to have some assertive, they have a say. So have, mutual fund, but they are mutual fund and insurance companies, but they are not very sizable yet. And domestic investors normally don't have a voice. So from that point of view, and, the market has still, individual interest in our stock market has been quite seasonal. So unless we have the dominance of professional institutional investors in our market, I don't see the emergence or dominance of passive management. Then comes, of late there has been a lot of talk. It is entirely because of, the EPFO money finding its way into the market. It is not that individual investors are getting very excited about it. Yes, the main case in the developed market is that individually investors find it very difficult to spot a company, a mutual fund which will beat the market. That is not so as much in India. We still have in India 5-year and 10 years. If you look at 5-year, 10-year return or the SIP return, many investors still succeed and beat the index by a wide margin. Okay, joining us now is Vinod from Delhi. Vinod, we welcome you. हेलो सर, नमस्कार। पूरी टीम को मित्र सर नमस्कार। धीरेन्द्र जी लाइन पे हैं। सर, मैं धीरेन्द्र जी से जानना चाहूंगा, मैंने कुछ दिन पहले धीरेन्द्र जी का आर्टिकल पढ़ा, इज योर SIP रियली SIP। अब मैं इसी बारे में जानना चाहूंगा कि मैं पूरे मंथ में अपना केवल स्टेटमेंट चेक करता हूँ, कोई क्या NAV मुझे मिली म्यूचुअल फंड में, कैसे क्या मिला, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ चेक नहीं कर पाता, ना स्टेटमेंट चेक कर पाता। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ भी क्या कुछ मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, और दूसरा जो म्यूचुअल फंड ये MF यूटिलिटी करके एक ऐप है, उसके थ्रू मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट जाता है। अब जब मैं मंथली बैंक की स्टेटमेंट चेक करता हूँ तो उसमें केवल ये लिखा होता है डेबिटेड टू म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, MF यूटिलिटी, उसमें स्कीम का नाम मेंशन नहीं होता। तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि जिसके थ्रू मैं जान सकूं कि ये अमाउंट मेरा किस स्कीम के लिए डेबिट किया हुआ है? थैंक यू। जी हाँ, ये एक समस्या रही है और इस समस्या का समाधान हो रहा है।
सेबी ने म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा भी हाल फिलहाल कि सेबी ने पाबंदी लगा दी थी, बल्कि ये पाबंदी अभी भी लगा हुआ है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को ये जो पूलिंग होता है, या आमतौर पे पहले ऐसा हुआ करता था कि आपके खाते से पैसा निकलता था और म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस खाते में सीधा पैसा जाता था। आपके पैसे पे आपका अकाउंट डेबिट हुआ और म्यूचुअल फंड कंपनी के उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट में सीधा पैसा जाया करता था। जब से ये बीएसई स्टार और ये जो कुछ ऐप्स आए हैं और म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, इसमें आप एक ब्लैंकेट आप परमिशन देते हैं कि आपके खाते से पैसा जाएगा, उनके पास जाएगा और वहां से उस फंड में पैसा जाया करेगा। इससे सेबी ने पाबंदी लगाई है कि अब ये पैसा कोई भी इंटरमीडिएरी पूल नहीं कर पाएगा। आमतौर पे स्टॉक ब्रोकर ऐसा किया करते हैं कि आप स्टॉक ब्रोकर को पैसा दे देते हैं और फिर आप समय समय पे शेयर खरीदते हैं, लेकिन ये एक ऑमनीबस हो जाता है। ये एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पैसा पूल हो जाता है और आप कई बार आप कुछ खरीदते हैं और जो बेचते हैं तो स्टॉक ब्रोकर के पास ही पैसा जाता है और वहां से बेचा हुआ पैसा भी इकट्ठा हो जाता है और वो आपके साथ अकाउंट सेटल करता है। म्यूचुअल फंड के बारे में सेबी का ये कहना है कि पैसा सीधा फंड में जाए और म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन का पैसा तो सीधा आपके खाते में ही आता है, वो कभी भी कहीं और नहीं जाता है। और इस वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले आपके बैंक खाते का डिटेल्स देना अनिवार्य है। तो इसका इंतजाम किया जा रहा है। लोग सेबी ने पाबंदी लगा दी है कि जब तक फंड कंपनियां इसको फिक्स नहीं कर लेती हैं, इसका समाधान नहीं ढूंढ लेती हैं कि सीधा पैसा उनके पास जाएगा, तब तक वो कोई नया फंड लॉन्च नहीं कर सकती। तो अभी ये समस्या है और इसकी वजह से रिस्क हो सकता है। इस रिस्क को एंटिसिपेट करते हुए सेबी ने इस तरह का कड़ा रुख अख्तियार किया है। और आप कैसे ये जान सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं कि किस फंड में कितना पैसा लगा है या नहीं लगा है? इसका एक आसान तरीका है। म्यूचुअल फंड कंपनी का के दो रजिस्ट्रार हैं, कैम्प और के फिनटेक। वहां पर आप सारा पैसा आपका जब एक बार लग जाए तो एक उनका वेबसाइट है mfcentral.com। वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका पैसा जो लगा था, आपके खाते से जो गया था, वो अलॉट हुआ है कि नहीं। तो ये एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। दूसरा चीज कि आप एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हमेशा हर महीने रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके पास और ऐसे भी आपके पास इन्वेस्ट होने के बाद आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट फंड कंपनी से सीधा आना चाहिए और उससे आप हमेशा वेरीफाई कीजिए कि 10,000 रुपए आपके खाते से अगर गया है तो कितने तारीख को वो इन्वेस्ट हुआ और उसका अकाउंट स्टेटमेंट में वो इंडिपेंडेंटली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। जी, अगली कॉलर हैं मिस डॉली जोधपुर से। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 3 साल से 25,000 रुपए जो है मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाला हुआ था, बट अभी जो पहले की रिसर्च रेटिंग थी वो 5 स्टार थी, अभी 4 स्टार है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उसमें अभी इन्वेस्टेड रखूं अमाउंट या फिर निकाल के दूसरे में इन्वेस्ट करूं? नहीं, वो एक है और 5 स्टार से 4 स्टार होने से आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। Okay, we'll be taking a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. Ritu from Delhi, stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और हमारे साथ हैं दिल्ली से मिस रितु। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग टू द टीम ऑफ मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग सर मैं रितु बोल रही हूँ। सर मैंने लास्ट 9 ईयर से कंटिन्यूअसली एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने करीबन उसका 80% जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा रिडीम कर लिया है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग में कि मैंने जो 80% रिडीम किया है उसकी मैंने ना स्टेटमेंट पे डाउनलोड की थी कि मेरा कितना जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो सर जब मैंने वेबसाइट पे जाके आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मैंने किया था तो मैंने जब वो स्टेटमेंट डाउनलोड करी तो मैंने ये पाया कि मेरी जो कैपिटल गेन आ रही है पूरा का पूरा जो है 0 आ रही है।
तो सर मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। पिछले 7 साल की मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने निकाली है और बिल्कुल भी जीरो जो है उसमें कैपिटल गेन मेरा लॉन्ग टर्म गेन आया है। कैपिटल गेन बहुत हुआ है मुझे। हाँ जी सर हुआ है। मतलब आप लगा लीजिए पिछले 7 इयर्स में मेरा तो इन्वेस्टमेंट काफी आगे बढ़ा है। मुझे रिटर्न ही करीबन 20% के आसपास मिला है। जी जी। नहीं, उसका कारण क्या है कि जितने भी इक्विटी फंड और ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है इससे मिलने वाला जो आपका मुनाफा था 2008 तक उससे मिलने वाला गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री हुआ करता था। उसके बाद ये टैक्सेबल हो गया है और जब ये टैक्सेबल हुआ है तब से ये नियम बना है कि 31 जनवरी 2018 तक जितना कुछ भी आपका मुनाफा हुआ था वो पूरी तरह से शेल्टर्ड रहेगा, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तरह से आपका जो निवेश है मुझे लगता है कि अगर 2018 से अभी तक भी मुनाफा हुआ होगा और उस पार्ट पे आपको टैक्स आपका लगना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आपके कैपिटल गेन स्टेटमेंट में एक ग्रैंडफादर वाला एक कॉलम है कि 2018 तक आपका गेन कितना हुआ था और 2018 के बाद का गेन कितना है और वो जो गेन है वो टैक्सेबल होगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि आपका टैक्स कैपिटल गेन टैक्स बहुत कम लगेगा। लेकिन मैं भी बड़ा हैरान हूं कि 2018 के बाद आपका ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी गेन नहीं हो और आपको टैक्स नहीं देना पड़े कुछ। Tarun from Dehradun now joins us. Tarun, we welcome you. Thank you. Good evening to all. Good evening. I have three questions. I will ask them quickly. First is, in the current scenario, will the multi-asset funds looks better than the pure equity fund? And please, if you can provide some recommendation on multi-asset funds. Second is, for the long term, what are the recommendations for the U.S. exposure, U.S. equity funds, if Dhiren can help with that? And third is, if he has any recommendation or for the ULIP products as well compared to mutual fund, what are the expense ratios and other things, whether they are better product than the normal mutual fund? Thank you. Okay. The reverse order. I strongly urge every investor never to mix his investment and insurance. Insurance is a very important objective. I think it is more important than beginning to invest. And every investor should go and buy a term insurance and maybe, with a little headroom. If you think that you need 50 lakh rupees worth of term insurance, then maybe go for 50 lakh. Have some, err on the side of caution. And that is the only insurance which investors should buy. And no investor should ever mix insurance and investment. You don't necessarily get the best of the two. Possibly you end up getting the worst of the two. And many a times it becomes even more difficult to evaluate how your investment is doing or whether you are getting a fair or adequate insurance. Rest of the question. The second was on U.S. equity funds. U.S. equity funds, they have become extremely turbulent. They were at a very elevated level. And I think, the way they have slipped and the kind of vehicles, even the Indian vehicles through which we invest in them, they have become constrained. Many of them have stopped taking money, but there are one or two funds which are index funds which are still taking money. I would say that, have the same principle. It is good to be investing in I'm still very confident that some of these funds are very promising vehicles. They are representative or, they are a collection of investment which hold great promise. They are innovative companies. They are still fast growing. And maybe they were expensive or the outlook has become little cloudy. But I would say that if you are investing for 5 years and more time frame, then carry on with your 15-20% allocation to such fund. They still hold promise. And thirdly, he wanted to know about the multi-asset funds. Yeah, multi-asset fund, I haven't come across very impressive multi-asset funds. I always urge in favor of, either go for growth or, go for an all equity. At most, new investors should be investing in aggressive growth, aggressive hybrid funds, or very conservative investors should be looking at that equity income fund with a smaller allocation to equity. So that's about it. I still haven't come across a fund manager who has been able to take a call on an asset class and been right. They have been right with it.
Okay, moving on, the country's crude oil import bill nearly doubled to $119 billion in the last fiscal as energy prices soared globally following the return of demand and war in Ukraine. The country's oil rose from $62 billion in the previous fiscal year, according to data from the Oil Ministry's Petroleum Planning and Analysis Cell. According to this cell, India imported over 212 million tons of crude oil in the last financial year, up from 196.5 million tons in the previous year. Also, the private sector lender ICICI Bank's net profit jumped 59% year-on-year to 7,019 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. ICICI Bank's asset quality position improved from gross non-performing asset ratio standing at 3.6% in the fourth quarter of the last fiscal. Net NPA ratio too dropped to 0.76%. Total advances increased by 17% and total deposits increased by 14%. We were talking about the multi-asset allocation fund. Don't you think that the investors who want lower volatility and greater predictability of returns should invest in multi-asset allocation? Yes, every investor should actually have multi-asset allocation, but they should not entrust their money to the fund managers. You should do it at your own level. Like most investors have the best understanding of how much money they don't need for 5 years and more, and what is the scale of money which they need in the next 2 years, 3 years, 4 years. They can be the best judge, or they could estimate their needs best. Not only that, if at all, there is another need why investors should have fixed income, which provides greater stability. Most investors, after investing for 3-4 years, become aware that how much of the volatility they can withstand and what is the scale of turbulence which disappoints them, which upsets them. And so with that in mind, investors should find their asset allocation to be comfortable and based on their needs. With that in mind, I think investors should do it themselves by putting money in fixed income, deciding on their fixed income allocation and deciding on the vehicle to invest in equity. So what about the debt exposure in the multi-asset allocation? Shouldn't that be over 20% or up to 20%? No, there are different kind of asset allocation possible. Aggressive hybrid funds are dominantly up to 75% into equity. Likewise, there are balanced funds which is 50% equity, can be 50% equity, 50% debt with plus minus 10 to 25%. Okay. Then there are conservative hybrid funds which are dominantly fixed income and up to 25-30% into equity. But more important, the fund which I'm referring to, asset allocation funds or multi-asset funds, they are at liberty to choose the best performing, investing more in the allocating more. समय इतना ही है जी, क्षमा करें, हमें रोकना पड़ेगा। कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for being with us, Dhirendra. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi expresses satisfaction that the culture of digital payments is growing in the country. Country's crude oil import bill nearly doubles to $119 billion in the last fiscal. And ICICI Bank's fourth quarter net profit jumps 59% to 7,019 crore rupees in the fourth quarter of the last fiscal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.